नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। कड़वी कॉफ़ी इधर कुछ अनियमित हो गई है, लेकिन आप में से जो लोग इसे देखते रहे हैं, उन्हें मालूम है और सुनते रहे हैं, उनको ये पता है कि ये अलग-अलग विषयों पर लंबी बातचीत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। हम कोशिश ये करते हैं कि किसी एक विषय को उसकी गहराई में, उसकी व्यापकता में समझें। अ, हम सबके पास एक राय है और वह राय तुरंत जाहिर कर दी जा सकती है और राय आपस में टकरा सकती हैं, लेकिन क्या उस टकराहट के बीच समझ बची है, नहीं बची है, यह सवाल बचा ही रह जाता है। तो प्रयास यह है कि हम उस विषय को समझ सकें और इसके लिए हम यह कोशिश करते हैं कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, उस पर अपनी ज़िंदगी खपा देने वाले व्यक्ति से बात करें, जो उसमें गर्क हो, जिसकी उसमें दिलचस्पी हो, जो उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल हो, जो उसके लिए सिर्फ़ एक विषय ना हो, अ, जो उसके हर नुक्ते को समझने की कोशिश कर रही हो या कर रहा हो या उसे जी रही हो या जी रहा हो। तो आज कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में हमारे साथ हैं जसिंता करकेट्टा। आपको बहुत स्वागत है। जी। जसिंता करकेट्टा को पढ़ने लिखने वाले सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जो पढ़ने या लिखने में उतनी रुचि नहीं रखते हैं लेकिन देखते भी हैं, वे भी जानते हैं क्योंकि आजकल वीडियो भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। जसिंता कैलकाटा को मैं कवि और लेखक के रूप में जानता हूँ और इस रूप में भी कि वे विशेषकर आदिवासी अधिकारों लेकिन व्यापक तौर पर नागरिक अधिकारों के संघर्ष में शामिल जमात की सदस्य हैं। अ, जसिंता झारखंड की रहने वाली हैं, अ, भारत की रहने वाली हैं, लेकिन जसिंता एक तरह से पूरी दुनिया की बासी हैं और इसलिए अ, जसिंता ने इस उम्र में ही कई देशों की यात्राएं की हैं। लेकिन वे यात्राएं इसलिए उन्होंने की क्योंकि उन्होंने भाषा की एक लंबी यात्रा की है, बल्कि भाषाओं की लंबी यात्राएं की हैं। अ, वे कवि हैं, हमारे पास उनकी किताबें हैं जो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ ताकि आप उन्हें पढ़ें। ये अंगोर नाम का संग्रह है, जो अंग्रेज़ी में है। हिंदी, अंग्रेजी बाइलिंगुअल है। हाँ, अनुवाद। और दूसरा ईश्वर और बाज़ार, जो मुझे पिछले 10 वर्ष की जो हिंदी कविता संग्रह हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ संग्रह लगता है, ईश्वर और बाज़ार। और हाल में जो उनका संग्रह आया, वह था प्रेम में पेड़ होना। और अभी 2026 में उनकी कहानियों का संग्रह आया है, औरत का घर। तो ये सारे संग्रह और इसके साथ जड़ों की ज़मीन, जो फिर हिंदी और अंग्रेज़ी में उनकी कविताओं का संकलन है। उनकी कविताओं का अनुवाद देश और इस देश के बाहर के अनेक भाषाओं में हुआ है और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अनेक यात्राएँ की हैं और अ, उन पर बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। तो जसिंता करकत्ता को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने यह परिचय इसलिए दिया कि यह एक औपचारिकता भी है और यह रिकॉर्ड में भी रहे। अ, जसिंता से ये बात करने का सौभाग्य हम लोगों को इसलिए मिल रहा है कि अभी 2 रोज़ पहले 16 जून को दिल्ली में नीलाभ मिश्रा स्मृति व्याख्यान देने वे आई थीं और उन्होंने वहाँ स्मृति व्याख्यान दिया। अ, इस आत्म-विध्वंसकारी समय में फूल, पत्ती, चिड़ियों की बात करना, ये उनके व्याख्यान का विषय था। तो हम यहीं से शुरू करें। जसिंता, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आपने यह विषय क्यों चुना था? हुँ। जी, सबसे पहले आपको तो जोहार और जो लोग सुनेंगे उन सबको भी जोहार। मैंने ये विषय इसलिए चुना था कि ये आत्मविध्वंसक समय में फूल, तितली, पेड़, पानी की बात, क्योंकि मैं भारत के भीतर और पूरी दुनिया में जब घूम रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि अ,
दुनिया बदलने के लिए और समाज में एक बदलाव लाने के लिए बड़ी-बड़ी बातों बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े वाद आते हैं और बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। लेकिन अ, किन चीज़ों से कुछ चीज़ बदलता है वो बहुत छोटी-छोटी बातों से बदलता है। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब मैं गाँव से निकल के शहर की यात्रा भी कर रही थी, तो मैं तब नहीं जानती थी कि आदिवासी किन विषयों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियत क्या है, किन शक्तियों के खिलाफ में इनका पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों का लड़ाई चल रहा है। जब मैं गाँव से बाहर निकली, तो बहुत साधारण लोगों की जो छोटी-छोटी मानवीय उनके जो पहलू मैंने देखे, जैसे शहर में किसी ने कोई स्टोर रूम मुझे रह के क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे घर का भाड़ा दे के मैं शहर में रह पाऊँ, तो छोटा स्टोर रूम साफ करके 2 बेड लगा के दे दिया और बहुत कम पैसे में। किसी ने वो आटा उधार में वो देते थे। कोई व्यक्ति थे जो मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती थी, तो वो भी उधार में इस्तेमाल करने देते थे। तो मुझे ये लगता था कोई मेरे घर का ये गैस भरवा देते थे, ₹150 का। तो मुझे इन छोटी-छोटी चीज़ों ने, इन छोटे-छोटे मानवीय जो लोगों का पक्ष है और जो संघर्ष करते हैं, खुद भी कर रहे हैं, लेकिन जो समझ पाते हैं दूसरों का भी संघर्ष, मुझे लगता है उसने मुझे अम मानवता के लिए खड़े होने का बहुत साहस और ताकत भी दिया और मुझे संकीर्ण होने से हमेशा बचाया। ये जो जात धर्म और उसका एक जो आदमी संकीर्ण होता जाता है, उससे मुझे बहुत बचा के मेरी यात्राओं और इस दौरान ऐसे लोगों के छोटी-छोटी चीज़ों ने बहुत संकीर्ण होने से बचाया। तो मैं पूरे जीवन में मुझे लगता है वो बात मुझे याद रहती है कि लोगों ने वो जो एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें भी जो मेरे जीवन में घटी हैं, वो पूरा किसी व्यक्ति का एक जीवन का जीने का अगर तरीका एक पक्षधरता को भी अगर प्रभावित करता है, इतना ज़मीन पे या साधारण जीवन में इतना बड़ा-बड़ा वाद लोगों को उतना समझ में नहीं आता, ना मार्क्सवाद समझ में ये पूंजीवाद, साम्राज्यवाद ये सब बहुत साधारण लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये ह्यूमैनिटी के जो छोटे-छोटे बातें हैं, वो बहुत समाज में एक उम्मीद बचा के रखता है और एक समझ भी देता है कि हम कहाँ खड़े हों और हम किसकी लड़ाई हम लड़ें, किस बात के लिए हम लड़ाई लड़ें। तो मुझे ये लगा कि आजकल ये बड़े-बड़े वादों का इस्तेमाल बहुत जन लोगों को बहुत पैदल सेना की तरह इस्तेमाल करने में वो चल ल हो जा रहा है और उसका खामियाज़ा समाज भी भुगतता है। और अंत में इन सारे वादों का मैं ये देखती हूँ हश्र अंत में जाके यही साधारण लोगों के संहार पे, जनसंहार पे ख़त्म होता है। रक्त पे, युद्ध पे, हिंसा पे ये ख़त्म होता है। तो मुझे लगा कि इन छोटी-छोटी चीज़ों की के बारे बात करना या वहाँ तक लेके आना, जहाँ पे जो छोटी चीज़ें हैं ये हैं उनको बहुत या कोमल चीज़ें हैं उसको उसका इतना महत्व लोग नहीं समझते हैं। समझते हैं कि ये सब कमज़ोर होना या बहुत निरीह होना या इसके रूप हैं, तो उस चीज़ों के बारे कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस आत्मविध्वंसक समय में कोई बड़ी बातें करने की बजाय मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों के बारे, फूलों के बारे, घास के बारे, तितली के बारे, मधुमक्खियों के बारे हम बात कर पाएँ। तो इसलिए वो सब्जेक्ट चुना। तो क्या इसको ये भी कह सकते हैं निसंता कि यह दरअसल दुनिया को देखने की आदिवासी दृष्टि है? हाँ, दुनिया को देखने की आदिवासी दृष्टि ज़रूर है क्योंकि अम अम, जहाँ पे और जिस जीवन दर्शन में आदिवासी जीवन दर्शन में मैं पली-बढ़ी हूँ और मेरा बचपना बिहार के इलाकों में भी रहा। तो कहाँ-कहाँ? जैसे सबसे पहले मेरे माता-पिता थोड़ी पढ़ाई करके बाहर गाँव से निकले और यहाँ कहीं-कहीं पे वो छोटे-मोटे कोई काम कर रहे थे, तो मेरी माँ पटना चली गई। तो पटना का जीवन और उनका दुनिया तो ये हमारे आदिवासी गाँव से बहुत अलग था।
फिर हम वहाँ रहते-रहते हम सिवान में रहे, कुछ पढ़ाई मेरी बेतिया में हुई और ये पूरा इलाका समस्तीपुर, मुज़फ्फ़रपुर ये पूरा इलाका मेरा घूमना भी हमारा होता था। तो तो जब मैं वापस अपने इलाके में आती थी, पश्चिमी सिंहभूम आती थी और पूरा जंगलों से भरा हुआ ये इलाका देखती थी और ये लोगों को, तो मुझे लगता था ये 2 दुनिया इतना अलग क्यों है? और जब उधर रहना होता था, तो मुझे लगता था कि एज़ ए ह्यूमन बीइंग एक-दूसरे के प्रति इतना एम्पैथी नहीं है। फिर मुझे धीरे-धीरे बाद में जब बड़ी होने लगी तो ये समझ में आया कि ये कास्ट सिस्टम इतना क्यों हावी है और हम अपने इलाकों में आते हैं तो हम दूर-दूर तक हमने कास्ट सिस्टम के बारे सुना नहीं है। तो ये दोनों दुनिया देखने के क्रम में धीरे-धीरे मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई कि क्या है आदिवासी जीवन दर्शन क्या है? और क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस दर्शन को बचाने के लिए, उस जीवन शैली को ही बचाने के लिए क्यों वो लड़ रहे हैं लड़ते हैं? और जब हम बिहार के इलाकों में रहते थे तो हम लोगों से बहुत डरते थे। लेकिन हम जब अपने इलाके में आते थे तो लोग कोई दिख गए तो लगता था कि ये तो हमारे कुटुंब हैं, तो बहुत खुशी होती थी। तो मुझे लगता था कि पूरा एनवायरनमेंट आपके एक जीवन दर्शन से पूरा एनवायरनमेंट ही बदल बदल जाता है। और जब हम बिहार के इलाकों में थे तो हम कभी अकेले नहीं निकल पाते थे। अकेले किसी लड़की का निकलना भी अच्छा नहीं माना जाता था। तो कोई ना कोई आदमी या भाई साथ में रहेंगे। तो उससे मेरे भाइयों के ऊपर ये उन उनका बिहार में रहते-रहते ये बना कि हम जो पुरुष हैं हम कुछ ऊँचे चीज़ हैं, माने ऊँचे हैं। तो वो धीरे-धीरे घर में स्त्रियों से अपने को ऊँचा समझ के एक अ, पावर होल्ड करना शुरू किया। फिर उसमें आपको आप वो निर्णय सारा लेने लगे कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कितना बजे बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, छत में कब जाएगा, नहीं जाएगा, पढ़ाई करेगा कि नहीं, यहाँ तक। मुझे लगा कि उसका घर के पुरुषों पे बहुत असर हो रहा था, जो वो एक पितृसत्तात्मक समाज में बाकी लोगों को देख रहे थे। लेकिन जब हम आदिवासी इलाके आते थे, तो ये बड़ा चुप रहते थे। इनका यहाँ कोई पावर नहीं चलता था। तो मुझे लगा यहाँ इनकी बोलती क्यों बंद रहती है। तो मुझे लगा बाद में कि ये समाज का भी इतना असर, यहाँ हम खेत जा रहे हैं, नदी जा रहे हैं, रात में टहलने के लिए सड़क तक जा रहे हैं, ये इस तरह का अधिकार नहीं जता सकते, चुप रहते थे थोड़ा। तो मुझे लगता था कि किस तरीके से ये समाज का वो असर घर के आदिवासी पुरुषों पे भी किस तरह से पड़ता है, पड़ रहा था। तो ये 2 दुनिया और दोनों दुनिया का जीने का शैली और ढाँचा किस तरीके से है, वो भी धीरे-धीरे समझ में आने लगा था। तो मुझे लगता है यात्राओं ने शायद मुझे एक जो सोशियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बड़े होते-होते, ये चूँकि दोनों समाजों के बीच और रहना और अलग-अलग समुदायों के बीच, तो हम सिर्फ़ जैसे हम उरांव आदिवासी समुदाय हैं, बट हम सिर्फ़ उरांव आदिवासी समुदाय में नहीं रहे। एक हमारा परिवार जिन्हें हम माँ-बाप अभी भी बोलते थे, वो परिवार अपना वो मुंडा आदिवासी परिवार से था, फिर संथाल आदिवासी परिवारों में रहना हुआ। हमारे गाँव के आस-पास जो दलित और ओबीसी हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता था। तो हमारे घर में अधिक हिंसा होता था, तो मेरी बहन ने किसी दूसरे परिवार में रह के पूरी अपनी पढ़ाई की। उन्होंने पढ़ाई का खर्चा और घर में रहने का खर्चा उठा के मदद किया। हम जो सदान हैं हमारे आस-पास, उनके साथ में हम रहे, मुस्लिमों के साथ रहे। तो मुझे लगता है उन सब का असर तो बड़े होने के बाद मेरे लेखन में अ अ, ऐसे कोई आदिवासी से शायद अलग अलग हो सका, जो अपने गाँव में ही रह के लिखता तो उसका नज़रिया शायद अलग होता। लेकिन मैंने जो दुनिया, जो समाज देख के मैंने लेखन के दिशा में मेरा आना हुआ, उससे मेरा नज़रिया अलग ही रहा। तो हुँ, हाँ, लेकिन अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि ये आदिवासी जीवन दर्शन क्या है, हुँ, हुँ, तो आप उसको किस प्रकार व्याख्यायित करेंगी? हुँ, आदिवासी जीवन दर्शन। हुँ। एक तो आदिवासी जीवन दर्शन के कोर में है कि हर इंसान का आज़ाद और कनेक्टेड, ये दोनों कैसे रहे? धरती से भी, प्रकृति से भी कनेक्टेड और समाज से भी, समुदाय से भी कनेक्टेड
ठीक उसी समय में वो उसकी थोड़ी आज़ादी भी कैसे रहे। तो इंसानों की आज़ादी वो बहुत कोर में है और सामंजस्य में हम कैसे जी पाएँ? क्योंकि आदिवासी ऐसा मानते हैं कि अ, हर कोई कुटुंब है, तो मतलब एक बड़े परिवार का हिस्सा है। तो उनको इंसानों से आपस में ऐसे डरने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जैसे किसी के घर भी जब मैं शहर भी आकर के कि हम जब हम रेंट ढूँढते थे, तो किसी के घर भी जाने से वो नहीं पूछते थे कि आप कौन हैं? वो पूछते थे कि आप किस तरफ के हैं? ताकि वो देख सके कि क्या हम कुटुंब लगते हैं क्या? तो ये आदिवासी जीवन दर शैली से आता है कि तुरंत आपको एज़ अ ह्यूमन बीइंग अनजान नहीं मानेंगे। अगर आप आदिवासी हैं, तो ह तो हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। तो उसमें ये हायरार्की मैं नहीं देख पाती हूँ कि कोई सबसे नीचे है, कोई बीच में है और कोई ऊपर है और हम बातचीत करके कैसे कोई समाज या कोई अपना इलाका हम बातचीत करके कैसे चला पाएँ। तो जिनको चुना भी जाता है वो राजा की तरह राजा वर्ड बाद में इस्तेमाल होने लगा मुझे लगता है हिंदी पढ़ा राजा ये सब जो वर्ड इस्तेमाल होने लगा हिंदी के संपर्क में भी आने की वजह से हुआ होगा। तो था कि मतलब कोई कोई एक सेंटर में और ऐसे नायक या कोई वो नहीं है। हम कैसे कलेक्टिव हम चला सकते हैं, अपने इलाकों को चला सकते हैं। तो ये पूरा मुझे लगता है ये पूरा जीने का ही एक तरीका है और इसीलिए उनके आस्था का भी ये तरीका है कि आप हर चीज़ जो आपके आस-पास है चूँकि वो आपके जीवन को मदद करती है, चाहे पानी है, पेड़ है, मिट्टी है, खेत है, गाय-बैल है, तो वो भी आपके जीवन परिवार का हिस्सा है, इसलिए उनको भी टाइम टू टाइम आप उनको धन्यवाद दीजिए, उनको उनके साथ नृत्य कीजिए और बस आप उसके बाद अपना काम पे जाइए। वो इसलिए वो नहीं करते हैं कि ये कुछ बड़े महान हैं या ईश्वर सबसे बड़ा है, महान है। महानता का इतना नायक का इतना कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये पूरा जीने का जो एक तरीका है वो आपको बहुत हीलिंग देता है और बहुत बिना डरे भी आप थोड़ा सुकून से भी रह सकते हैं। तो ये समाज का एनवायरनमेंट और एनर्जी ही बहुत डिफरेंट होता है और जब हम ऐसे समाज में जाते हैं जहाँ पे अम, अ पावर को बहुत शक्ति को ही पूजते हैं। वो शक्ति जिस रूप में भी रहे, कोई ताकतवर इंसान हो, नायक हो, कोई राजा हो या ईश्वर को भी शक्ति के रूप में ही वो देखते हैं या पैसा उसके बाद आ जाए या कोई कुछ भी संसाधन। तो शक्ति की इतनी ये है कि उसके सामने इंसानों को ऐसे बाँट दिया गया है कि ये इसी लायक होंगे, इनके साथ हम अन्याय कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। ये कुछ लोग होंगे जिसको हम पूज्य मानेंगे, ये कुछ लोग हैं जिनके साथ हम शासन करने के लिए इनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे बट इनको भी हम अपने से नीचे मानते हैं। ये जो आप कोई समाज को इसी तरह से बाँट देते हैं, तो उसमें बहुत एक स्वस्थ समाज कैसे बनेगा? उसमें तो हमेशा आप ही के बीच में से थोड़े से लोग बहुत संपन्न संसाधन पे ये और पूज्य रहेंगे और बाकियों की हालत तो मतलब जानवर से भी नीचे आप करेंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत अनहेल्दी जीने का तरीका है और जिसमें हमेशा डर से आपको रूल करना है। तो आदिवासी समाज में जब हम देखते थे आज से 30-40 साल पहले इंसान कोई दिख गया तो बहुत लगता था कि ये कितनी खुशी की बात है जंगल में दूर से भी। तो डरते नहीं थे और जानवरों से भी इतना नहीं डरते थे क्योंकि उनको लगता था कि इनको भी ठीक से अगर हम समझेंगे तो हम इनके कोलैबोरेशन में जी सकते हैं। मतलब आप सिर्फ इंसानों को नहीं पूरी धरती के हर जीव को भी आप थोड़े एक परवाह के साथ आपको लगता है हम समझ के साथ जी सकते हैं। हायरार्की वाले सिस्टम में क्या होता है कि हमेशा उसमें किसी न किसी का जीना आप दूभर ही करेंगे और फिर नेचर को भी आप इसी तरीके से देखते हैं। उसका कुछ एहसास नहीं है। तो उसमें हमेशा यही होता रहता है कि कुछ लोग ही हमेशा ताकत के बल पे और डर बनाए रख के बल पे संसाधनों का अच्छा उपयोग करेंगे या अच्छा जीवन देखेंगे। बाकी बाकी के
का जीवन या उसको आपके तक आने के लिए हमेशा हर पीढ़ी दर पीढ़ी स्ट्रगल करता रहेगा। हम आदिवासी दृष्टि से देखते हैं धरती में जीने का ये अच्छा तरीका नहीं है, बहुत अनहेल्दी तरीका है। तो मुझे लगता है यही जो जीने का जो एक और लोगों को देखने का एक नज़रिया है, वही आदिवासी जीवन दर्शन है कि आप कैसे बिना खुद को सेंटर में रखे यूनिवर्स के साथ में एक कनेक्टेड महसूस करते हुए थोड़े परवाह के साथ और केयर के साथ जिएँ और इतना हर हर चीज़ में अपना साम्राज्य बढ़ाते रहने का और अधिकार करते रहने का ज़रूरत नहीं है। जीने के लिए इतना कम ज़रूरत है, तो लोगों को ज़्यादा कुछ एक्वायर करेंगे तो लोगों को डर लगता है और किन्हीं के पास ज़्यादा है तो वो सोचते हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मुझे वो शेयर करना है। किसी के पास अनाज भी ज़्यादा है तो कोई चीज़ जैसे कोई बीमारी आ गया, महामारी आ गया, तो जिसके पास ज़्यादा है उसको उसकी चिंता है कि हम कैसे और लोगों को शेयर करें। ये हायरार्की वाले सिस्टम में हम क्या देखते हैं, जैसे पता चलेगा कि कोई महामारी आ गया, सबसे पहले जो ज़्यादा एक्वायर कर सके और अपना घर में भर सके, उसका वो रहता है। तो जब अम, अ, ऐसे समाज में हर किसी के लिए पूरा समाज ही दूषित ही होता जाता है और उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपको दिखेगा। धीरे-धीरे या तो मानसिक रोगी सब होने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज इन्हीं सब चीज़ों का इस तरीके का जो जीने का कल्चर है, जिसमें आप मानसिक रोगी बना देते हैं या जिसमें हर समय आपको भय में रहना पड़े, हर समय जो ऊँचे तबके के लोग हैं वहाँ उसके जैसा हम कब कब बन जाएँ, इस भूख में आप दौड़ रहे हैं। ऐसे जीवन शैली का इन सारी चीज़ों का शायद आदिवासी समाज वो जी नहीं सकता है वैसे समाज में। तो वो हमेशा उसका प्रतिरोध करता है। तो जीने का ये जो एक ढाँचा है कि हम बिना भय का और बिना किसी को नीचा दिखाए और थोड़ा आज़ादी और व्यक्तिगत आज़ादी भी और कनेक्टेड रह के भी हम कैसे जी सकें? आई थिंक यही है आदिवासियत। अ, ये आदिवासी जीवन दृष्टि है, लेकिन हुँ, हम 2026 में हैं, हुँ, तो एक हस्तक्षेपों की श्रृंखला है जो हुँ, आदिवासी जीवन में हुई, हुँ, और आप उन्हें दिक्कू कह लें, बाहरी कह लें, हुँ, जो भी हुँ, कह लें, लेकिन यह तो एक प्रकार से मानव जीवन के इतिहास से जुड़ी हुई बात है कि उसमें हस्तक्षेप होते रहते हैं, हमारे जाने अनजाने, हम चाहें ना चाहें, हुँ, अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप, हुँ, न्यायपूर्ण हुँ, हस्तक्षेप, हुँ, तो वे हस्तक्षेप भी हुए हैं। हुँ, अब मैं आपका कहानी संग्रह ही पढ़ रहा था। अक्सर आदिवासी जीवन के बारे में बात करते समय जो बहुत सारे लोग अ, उसे इस प्रकार पेश करते हैं जैसे एक आधुनिक जीवन है, हुँ, शहरी जीवन है जिसमें हिंसा ही हिंसा है, हुँ, ऊंच नीच है, और जो पितृसत्तात्मक है, हुँ, और उसके बरक्स एक आदिवासी जीवन है जिसमें ये सारे अवगुण नहीं है। लेकिन हुँ, आपका कहानी संग्रह उससे अलग बात कर रहा है। हुँ, 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 वो ये कह रहा है कि आदिवासी जीवन दृष्टि एक चीज़ हो सकती है, हुँ, लेकिन आदिवासी जीवन अब वैसा नहीं रह गया हुँ, है। हुँ, 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 तो इसके बारे में आप क्या हुँ। कहेंगे? हाँ, तो जो जीवन दर्शन अ, ल कहीं न कहीं लोग तो बहुत लंबे समय तक संभवतः लोगों ने ऐसा जीवन जिया है, इसलिए जब हम वो रहते हैं उस इलाके में तो हमें वो महसूस होता है। लेकिन ये भी सच बात है कि आदिवासी समाज सिर्फ़ अपने इलाके में हमेशा उसी इलाके में ही रहा है और बाहर नहीं निकला है, ये बात नहीं है। बहुत अब शिक्षा के साथ-साथ बहुत लोग बाहर निकले हैं और एक तरीके का मिडल क्लास भी बना है और ये पूरे देश में जिस तरीके का बाकी जगहों पे जिस तरीके का समाज है, उससे निकट आते-आते आदिवासी समाज के भीतर भी बहुत चीज़ बहुत आदिवासी समाज भी उसके असर में वो रहा है और ये खासकर तब वो भी शुरू हुआ जब ये राजा राजा और ब्रिटिश समय में भी
जब ज़मींदार भी आदिवासी इलाकों में आना शुरू किए, तो उनका लूट और शोषण से आदिवासी बहुत प्रताड़ित तो थे ही, लेकिन उनका असर उनका संपर्क धीरे-धीरे बाज़ार से भी जब होना शुरू किया, तो मुझे लगता है चूँकि आदिवासी अभी ऐसे सिचुएशन में है कि अपने इलाके के बारे में तो थोड़ा जानते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के बारे वो इतना जानते नहीं हैं। तो जब आपका दिमाग ऐसे सफ़ेद कागज़ की तरह रहता है, तो आप अभी तुलनात्मक कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम ये रास्ता चुनेंगे चुनेंगे। उसमें क्या होता है, हर नई चीज़ आपको भी आकर्षित करेगी और आपको भी वो चाहिए, आपको भी उस तरह का विकास चाहिए, क्योंकि अभी आप इतना दोनों स दुनिया को इतना ऊपर से देखने की स्थिति में जब नहीं रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो कथित मुख्य धारा की कमियाँ हैं। अच्छाइयाँ तो पता नहीं इतना वो ध्यान देते हैं कि नहीं, लेकिन जो उनकी कमियाँ वो तो आदिवासी समाज के भीतर वो घुसी है और ख़ासकर आदिवासी पुरुषों में ये बात घुसी है कि अगर हमें समाज को बचाना है, तो जैसे हिंदू समाज अपनी स्त्रियों को नियंत्रित रखता है, मुस्लिम समाज अपनी स्त्रियों को नियंत्रित रखता है, हम अगर अपनी स्त्रियों का नि क पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो हमारा समाज बचेगा नहीं। उसके कारण ये हुआ है कि आदिवासी समाज के भीतर स्त्रियों के ऊपर में हिंसा बहुत बढ़ा है। और शुरुआत में क्या था कि जब आदिवासी किसी भी धर्म की तरफ भी जा रहे थे, ईसाईयत की तरफ भी जा रहे थे, तो वो स्वीकार्यता थी कि लोगों को जिधर सुकून मिलता है और जिस दल से, जिस ग्रुप से उनकी अच्छी बातचीत होती है, उठना-बैठना हो रहा है, तो ठीक है, लोग जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। धर्म को लेके आपस में वो झगड़ा वो नहीं था। एक ही भाई के 4 भाई हैं, तो 2 अगर क्रिश्चियन हो गए, तो 2 अपना जो पहले से जिस तरीके से चल रहा है पूजा-पाठ वो करते हैं। तो उनमें इतना ज़्यादा झगड़ा धर्म को लेके नहीं था। बाद के दिनों में मुझे लगता है कि धर्म को लेके भी आदिवासियों के भीतर वो बहुत एक खाई जो आया है और आदिवासी ही आदिवासियों को धर्म के नाम पर अभी सिर्फ़ हिंसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ एक-दूसरे के पूजा स्थल नहीं जला रहे हैं। मतलब क्रिश्चियन ईसाइयों के द्वारा जो प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, उन पे इतना हमला उनके पूजा स्थलों पे नहीं है। बट सरना आदिवासियों के द्वारा द्वारा तो किसा ईसाई हो चुके आदिवासियों के ऊपर हमला है। ये क्या करते थे कि ईसाई जो हो चुके आदिवासी भी जब वो कुछ लिख पढ़ रहे थे, तो उनके मतलब ये कुछ भूत-वूत, बोंगा-वोंगा इस्तेमाल करते थे, तो वो थोड़ा नाराज़ होते थे कि आप अभी लिखने-पढ़ने लगे तो हमारे बारे ऐसा ना कहें। तो उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट बहुत थोड़ा था, लेकिन फिर भी से इन लोगों ने आपस में मिल के ये हिंदुत्व के खिलाफ में इनकी एक ज़बरदस्त लड़ाई थी और ऐसे विचारधारा को जो कि आदिवासियत को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है ये सारे बाहरी प्रभाव से आदिवासी समाज तो बच नहीं सकता है। तो मैं आज के समय में तो देखती हूँ कि बुरी तरीके से आदिवासियों का अपना सिस्टम टूटा भी है और अपना बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी उसका समझ भी खत्म होता जा रहा है। नई पीढ़ी को बिल्कुल कथित मुख्यधारा ही दिखाई देता है कि हमको आगे बढ़ना है मतलब मुख्यधारा की तरह होना है। तो आदिवासी तो हम हैं, हम अलग हैं ऐसा समझ बोलते हैं, लेकिन क्या है आदिवासियत? या क्या क्यों हम अलग हैं? या क्या है हमारा इतिहास? या क्या है ब्राह्मणवाद? ये सब या भारत का इतिहास क्या है? या किस यात्राओं से हम कैसे आए हैं और बाकियों की यात्राएँ क्या हैं? इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा समझ नहीं है। तो समझ चूँकि आपकी अगर ना हो, तो कोई भी चीज़ जो ज़्यादा दिखाई देगा, पॉपुलर जो चीज़ें रहेगी, लोग उधर ही जाएँगे। तो आदिवासी युवाओं में भी मैं देखती हूँ कि खुद का एक ओपिनियन या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिधर पॉपुलर जो बातें हो रही हैं, जो परिभाषाएँ आ रही हैं, लोग उसी को फिर रिपीट करने लगते हैं। क्योंकि एक कमी तो है कि आदिवासी समाज के भीतर में ये स्व अध्ययन का कल्चर वो है नहीं। जब क्रिश्चियनिटी पहली बार आया तो उन्हें एक पहला किताब मिला कि बाइबल पढ़ें। तो बाइबल जब वो पढ़ने लगे तो उन्हें लगा कि इसमें तो दिल को सुकून देने वाली भी बात है, ह्यूमैनिटी की भी बात है। तो उनको लगने लगा कि हाँ, ये अच्छी किताब है। तो एक वही किताब वो घुमा-घुमा के वही पढ़ते थे और कोई किताबों का अध्ययन कोई परिवारों में इतना होता नहीं है। तो उनको खुद ही नहीं समझ में आता है कि अ,
तब ऐसी हालत में क्या होता है, जो बाहर से जो परिभाषाएँ आदिवासियों के बारे कही जा रही हैं, वही आदिवासी रिपीट करते जाते हैं। बाकी के देशों में मैं देखती हूँ, उनका खुद का सेल्फ और अपने समाज की परिभाषा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो जानते हैं और सोशियो पॉलिटिकल और उनकी चेतना बहुत उनमें चेतना है और उन्हें मालूम है कि हम हमारी लड़ाई किनसे है। तो आदिवासी समाज में ये बहुत आपको मोड़ देना बहुत ईज़ी है कि आप असल में लड़े किससे। तो अभी मोड़ दिया गया है कि देखिए ये जो क्रिश्चियन हो गए हैं और थोड़े पढ़ लिख रहे हैं, संपन्न भी हैं, नौकरियों में गए हैं, यही आपके शोषक हैं। तो मोड़ दिया गया है पूरी लड़ाई को कि आप आपस में ही लड़ाई करें। उस मुझे लगता है कि हाँ, ये शिक्षा शिक्षा की कमी और पूरे देश की के पॉलिटिक्स को और उनकी बाकी समाज की यात्राओं को नहीं समझ के कारण और अपना चूँकि अपने बारे में भी इतनी पड़ताल नहीं हो रही है, आत्ममंथन नहीं हो रहा है, कमियों के बारे में भी, उसके कारण बाहर जो हवा चल रहा है, जो देश में या नैरेटिव चलता है, कई बार आदिवासी उसी परिभाषा को अपने लिए भी दोहराते रहते हैं। तो ये जो एक तरह से मेल-जोल है या टकराहट है, टकराहट भी एक हुँ, तरह का हुँ, मेल-जोल है। लेकिन सबसे बड़ी घटना अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, हुँ, तो वह है जनतंत्र का आना। हुँ, मैं उसके पहले के तथाकथित स्वाधीनता संग्राम, तथाकथित नहीं, स्वाधीनता संग्राम और बहुत सारे संग्रामों को अभी नहीं जोड़ रहा हूँ, हुँ, क्योंकि अ, उनमें बहस हो सकती है कि बिरसा मुंडा का संग्राम क्या था, क्योंकि बिरसा मुंडा के संग्राम को जब आज हुँ, भारत के हुँ, राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रवाद में शरीक करते हैं, हुँ, तो फिर ये सवाल उठ सकता है कि जब बिरसा खुद संघर्ष कर रहे थे, हुँ, तो क्या गैर आदिवासी उस संघर्ष से कितना लगाव महसूस करते थे? यह भी तो एक हुँ, प्रश्न उठता है, हुँ, क्योंकि अभी गैर आदिवासी ज़रूर उनको समाहित करने की करने की कोशिश कर रहे कोशिश हैं, कर रहे हैं, लेकिन बिरसा के संघर्ष में वो खुद कितना शामिल थे? शामिल थे। तो बिरसा को स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों में शामिल कर लिया जाएगा, जो हुँ, भारत का एक बड़ा इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं करेगा। हुँ, तो मैं अभी वहाँ नहीं जाना चाह रहा हुँ, हूँ। हुँ, हुँ, मैं यह कह रहा हूँ कि संसदीय जनतंत्र का जो संपर्क हुआ आदिवासी जीवन से, और उसमें संसदीय जनतंत्र की संस्थाओं की एक आकांक्षा हुई कि वे आदिवासियों को जनतांत्रिक बनाएंगे। हुँ, तो संसदीय जनतंत्र की प्रक्रिया में उनको शामिल करना, हुँ, जिसमें चुनाव है, जिसमें वे मतदाता होते हैं, फिर दल प्रतियोगिता करते हैं उनको अपने भीतर लाने की। अ, तो एक तरफ ये जनतंत्र है और एक तरफ आदिवासी जीवन दृश्य का जनतंत्र है। हुँ, हुँ। तो इस संसदीय जनतंत्र से जो संपर्क हुआ आदिवासी जीवन का, उसने क्या किया उसका? हुँ। मुझे लगता है कि इसमें आप अगर संविधान निर्माण को भी रख हुँ, लें, हुँ, 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 जयपाल सिंह मुंडा के हुँ, व्याख्यानों को रख लें जो संविधान सभा में उन्होंने दिए थे। हुँ, हुँ, हुँ। जी। मुझे लगता है जितना लाभ आदिवासियों को होना चाहिए या उसकी आदिवासियत को समझ अगर देश को होती तो वो उसका महत्व समझ पाते कि इस देश के भीतर में ऑलरेडी पहले से एक दुनिया है, जो ऑलरेडी बहुत लोकतांत्रिक है। और तो मुझे लगता है ये चुनाव प्रक्रिया और इसने आदिवासियों को ज़्यादा और परेशान किया है, क्योंकि अभी क्या होता है कि आदिवासी इलाके में अगर बाहरी आकर के काफ़ी संख्या में आके रहने लगी, तो जिसकी संख्या जितना है वो जीत जाता है और वही वही अपने तरीकों को फिर लागू करना शुरू करता है। उसमें आदिवासी तो हमेशा जिस लोकतांत्रिक जीवन शैली की बात करते हैं और जीना चाहते हैं इस देश के भीतर, वो हमेशा वो खतरे में ही रहेगा। तो आदिवासी इस ये तांत्रिक शैली में कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उन्हें हर बार हर चुनाव और हर चीज़ के हर हर चुनाव के बाद उसको अपने इलाकों का लोकतंत्र हम कैसे बचाएँ,
उसका उसको इस देश के भीतर वो खतरा हमेशा रहता है। तो मुझे लगता है अ, उनका संघर्ष और बढ़ा है और उनके इलाकों में और उनके जो एक लोकतांत्रिक जीने का तरीका है, उसको तो सुरक्षा नहीं मिला है। हाँ, यानी आपका ये कहना है कि उससे एक तरह की विकृति ही आई है विकृति ही आई है, और क्योंकि असुरक्षा। इस चुनाव के माध्यम से जो भी ताकतवर हैं, वो चूँकि शिक्षित हैं और वो राजनीति के तौर-तरीकों जानते हैं और वो ऊपर से आदिवासियों का इलाकों का अध्ययन करके भी बैठे रहते हैं, तो वो जानते हैं कि कैसे इनको आपस में बाँट भी दिया जा सकता है। ये धर्म का भी जो शुरू हुआ आदिवासियों के बीच में, वो आज़ादी के बाद में अम, ये राजनीति में जो लोग थे, उन्होंने ही ये शुरू किया क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा के समय में जो आदिवासी जो क्रिश्चियन हो गए हैं और जो नहीं हैं, सबने मिलके एक आदिवासी महासभा का गठन किया और इन्होंने कहा कि जो भी हम क्रिश्चियन होके जो पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारी मिलके ये ज़िम्मेदारी है कि हम समाज को सामाजिक और राजनीतिक रूप से हम जागरूक करें। तो इन्होंने जो जागरूकता का एक मुहिम चलाया, उसका असर इतना हुआ कि देश के पहले आम चुनाव में ये सारे के सारे इसके जो लोग जुड़े हुए थे, वो जीत गए। तो दूसरी पार्टियों को ने देखना शुरू किया कि अगर ये संगठित होंगे और इस तरीके से जागरूकता के साथ में अगर वो चलेंगे, तो ये तो इस संसदीय ये में इस हमें ये हमारे प्रतिद्वंदी हो जाएँगे। उन्होंने तब शुरू किया कि हम इनको आपस में कैसे बाँट करके रखें और तब राजनीति के साथ-साथ ये धर्म का मामला भी आदिवासियों के भीतर घुसाया गया और तब वो आपस में जब लड़ाई करने लगे तो उनके वोट भी बँटने शुरू हुए और उसमें जो नॉन क्रिश्चियन आदिवासी हैं वो ज़्यादा गए तो संघ की तरफ और बीजेपी की तरफ गए और उनके इलाकों में संघ का काम भी बहुत शुरू हुआ हुआ और वो टारगेट करने लगे कि ये जो क्रिश्चियन हुए हैं आदिवासी, चूँकि ये पढ़े हैं, पढ़े-लिखे हैं, वोकल हैं और राजनीति में इनकी आवाज़ ज़्यादा ऊँची रहती है, तो ये ही आपके लिए खतरा है। तो ये सारी चीज़ें तो देश की आज़ादी के बाद में बहुत प्लान्ड वे में आदिवासी इलाके में घुसाया गया। तो एक तरफ से आप देश का कह रहे हैं कि हम एक जनतांत्रिक पद्धति ला रहे हैं और ऊपर से ऑलरेडी जो लोकतांत्रिक तरीके से जी रहा है, आप उसको ध्वस्त भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कहने को हम इस देश में शायद लोकतंत्र और जनतंत्र की बात करते हैं, बट उसकी भी आड़ में जो ऊँचे तबके के लोग हैं, अपर कास्ट है, क्लास है, ये हम अपना ताकत, अपने संसाधन पे अपने अधिकार और अपनी 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 ताकत की सुरक्षा हम कैसे कर सकें, वो लोकतंत्र का भी उपयोग वही करते हैं, मुझे ये लगता है। आदिवासी बोलने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक आदिवासी पहचान है हुँ। कोई, लेकिन अगर हम भारत में ही देखें हुँ, हुँ। आदिवासी जीवन को तो उसमें काफ़ी विविधता हुँ, है। हुँ। तो राज्यों का बंटवारा भी आदमियों का किया हुआ है, हम लोगों का किया है। हुँ, तो हुँ। कल तक जो बिहार था, आज बिहार और झारखंड है। झारखंड की जो मांग थी, उसमें सिर्फ़ ये झारखंड नहीं था। नहीं था, वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इलाका भी काफ़ी छत्तीसगढ़ था, संख्य उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल का ये पश्चिम सारा इलाका बंगाल शामिल का था। एक इलाका था। बृहत मतलब ग्रेटर झारखंड जो एक लोग एक बोलते हैं। बृहद झारखंड या झारखंड उसको कहने, हुँ, उसकी मांग थी। वह तो पूरी नहीं हुई। हुँ, तो अब आदिवासी छत्तीसगढ़िया भी हैं, हुँ, आदिवासी झारखंडी भी हैं, आदिवासी हुँ, ओड़िया भी हैं, हुँ, आदिवासी बंगाली भी हैं, या बंगाल के भी हैं। हुँ, और इसमें विविधता हुँ, विविधता भी है और भेद भी है। हुँ, तो आपसे रिकॉर्डिंग के पहले जो हमारी चर्चा हो रही थी, हुँ, उसमें अ, एक 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 बात ये आई थी कि झारखंड के आदिवासियों में राजनीतिक चेतना जितनी प्रखर है, हुँ, और ख़ासकर राजनीतिक चेतना यानी आदिवासी राजनीतिक चेतना हुँ, हुँ, जितनी प्रखर है, वह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में नहीं है, हुँ, 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 या शायद उड़ीसा के आदिवासियों हुँ, में हुँ, भी नहीं है। हुँ, तो अ, आप उसको किस तरह से देखती हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये आदिवासी एक ही शब्द जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो
देश के सारे अलग-अलग समुदाय के भी आदिवासी हों, बट वो एक आदिवासी शब्द के भीतर में अपने आप को मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट आदिवासी शब्द से अपने को संबोधित नहीं करता है, वो ट्राइब ही कहना पसंद करता है और बाकी देश के बाकी हिस्सों के जो आदिवासी उनके इलाके में भी हैं, तो वो उनको आदिवासी कहता है। तो मूलतः जो नॉर्थ ईस्ट में पहले से हैं, वो खुद को ट्राइबल ही बोलते हैं और अंडमान निकोबार में जो बहुत पहले से हैं, लेकिन वहाँ भी देश के बाकी हिस्सों से जो गए हैं आदिवासी, वो वहाँ भी खुद को आदिवासी ही कहते हैं। तो मुझे लगता है लोगों ने एक सामाजिक और राजनीतिक चेतना आने के बाद ये तय किया कि हम इस देश के भीतर में हम अपने आप को क्या कहें। तो ट्राइबल में ऐसा लगता है कि बस कबीला है, लेकिन आदिवासी जब लोग कहते हैं तो उसमें ये पूरा जीवन दर्शन या आदिवासियत की बात के साथ वो अपनी अपने को उस पहचान की ताकत और उस जीवन शैली से भी फ़र्क करते हैं कि हम राजतंत्र वाली प्रक्रिया में हम नहीं आते हैं। हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से, उससे वो फ़र्क अपने आप को करते हैं। तो इसीलिए वो आदिवासी उनके लिए आदिवासी शब्द वो इस्तेमाल करते करते हैं। तो हाँ, तो झारखंड में ये है कि 72 साल का उनका सिर्फ़ झारखंड क्योंकि आज़ादी के पहले से वो झारखंड एक बृहद झारखंड की माँग के साथ में वो चूँकि लड़ रहे थे और यहाँ पे एक बाबा साहब आम्बेडकर के पैरेलल यहाँ पे और वेरियल एल्विन के पैरेलल चूँकि जयपाल सिंह मुंडा वेरियल एल्विन के भी दोस्त थे और बाबा साहब आम्बेडकर को भी जानते थे। तो इनके समय में एक आदिवासी नायक और नेता के रूप में जयपाल सिंह मुंडा जब ऑक्सफोर्ड से लौट के आए, तो आदि उस समय एक बड़े मतलब एक कद्दावर व्यक्ति जो पढ़ा-लिखा है, जिसको अंग्रेज़ी आती है और जो देश दुनिया की थोड़ी समझ है, तो ऐसे व्यक्ति जब झारखंड में आए, तो लोगों ने खुद को संगठित करना शुरू किया और बहुत एक लंबी लड़ाई भी इन्होंने लड़ी समाज को जागरूक करने के लिए भी और राजनीतिक तरीके से भी। तो उसका असर बहुत लंबे समय तक उसके उसका जो असर है, उसके असर में झारखंड बहुत लंबे समय तक रहा। इसीलिए यहाँ पे झारखंड में मुझे लगता है इसलिए हर बार सत्ता पलट जाती है क्योंकि हमेशा इस तरह के लोगों का सत्ता पे रहना कठिन होता है जो पूरे आदिवासियों को बहुत प्रभावित करे या वहाँ हाशिए के लोगों को प्रभावित करे। इसीलिए वहाँ पे एकजुट होके लोग सत्ता पलट पाते हैं। बाकी के जगहों में क्या है कि इस तरीके का कोई लंबे समय का खासकर सामाजिक और राजनीतिक चेतना को लेके काम करने वाले और सुधार का काम करने वाले ऐसा मुझे लगता है थोड़ा कम भी हुआ हो। तो वहाँ पे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर हुए इसलिए वहाँ पे भूमकाल कोया क्रांति सेना और संगठन जो है युवाओं के बीच में और कोया और गोंड आदिवासियों के बीच में एक सामाजिक राजनीतिक चेतना लाने के काम कर रही है, लेकिन वो बहुत बाद-बाद में ये सारे प्रयास शुरू हुए। तो मुझे लगता है कि बंगाल के इलाकों में या उड़ीसा के इलाकों में या मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में, छत्तीसगढ़ का, उस तरह की चेतना नहीं है जो झारखंड के आदिवासियों में वो है झारखंड के आदिवासियों में वो है। तो बाकी इलाकों में हम देखते हैं, खासकर जब छत्तीसगढ़ को हम देखते हैं तो अभी भी झारखंड में आदिवासी ये स्ट्रॉन्गली कह सकते हैं कि हम अम, हिंदू नहीं हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आप इंटर करेंगे, जो क्रिश्चियन हैं उनको आदिवासी भी नहीं मानने के लिए इस तरीके का दिमाग में भर दिया गया है आदिवासियों का, कि आदिवासी भी खुद अब जो क्रिश्चियन हो गए हैं, वो धर्म के आधार पे विभाजन करते हैं कि जो क्रिश्चियन है, उसको हम आदिवासी भी नहीं मानेंगे। और जो प्रकृति पूजक भी हैं, वो सारे के सारे अपने को हिंदू ही कहते हैं। तो बहुत अलग सिनेरियो आपको आपको छत्तीसगढ़ के इलाकों में मिलेगा और बहुत अलग सिनेरियो आपको झारखंड के इलाकों में मिलेगा। और उसका कारण ये भी है कि जब झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके में लोगों का सीमा इतना लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था, वो बहुत वो बेल्ट पूरा उरांव आदिवासियों का बेल्ट था है और वहाँ से लोग काफ़ी मूव भी किए दूसरे जगहों पे। तो वो एक तरीके से वो आदिवासियों का गढ़ था और वो काफ़ी पहले तो बहुत डीप जंगल का इलाका था, वहाँ जब क्रिश्चियनिटी आया और सबसे पहले स्कूल शुरू हुए, तो सबसे पहले ये जसपुर के इलाकों में पढ़े-लिखे आदिवासियों ने
खासकर हिंदू राजा और हिंदू जमींदारों के खिलाफ में ये मुफ्त में कोई काम करना बेगार करने के खिलाफ में इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो ऐसा रिवोल्ट उस इलाके में हिंदू राजाओं ने आदिवासियों का देखा नहीं था या जमींदारों ने। उन्हें लगता था ये तो इतने अनपढ़ और वो लोग हैं, तो उन्हें लगा कि क्रिश्चियन बनते ही और शिक्षा के कारण हमें शासन करने में इनका बार-बार बाधा पैदा होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे आरएसएस ने इसी इलाके से अपना काम शुरू किया और वहाँ पे इसलिए बाद में जब छत्तीसगढ़ हुआ, तो बहुत लोग उनके छत्रछाया में जाना शुरू किए और आज के समय में वो ऐसे आदिवासियों का इस्तेमाल आपको क्रिश्चियन हो चुके आदिवासियों के खिलाफ कर रहे हैं और बाद में उसका नया रूप हम देखते हैं नई नई भाषा में जो वो बात कर रहे हैं, वो डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो वो आदिवासियों को ही ये बार-बार वो परिभाषा आदिवासी बार-बार बोलते हैं वो हैं। तो ये थोड़ा फ़र्क दिखाई पड़ता है। आपने डिलिस्टिंग की बात की। अभी हाल में दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जनजातीय सम्मेलन जो हुँ, भारतीय जनता पार्टी हुँ, ने किया था और उसका बहुत प्रचार प्रसार हुँ, हुआ। हुँ, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय गौरव की बात ये सरकार बहुत कर रही है। हर साल एक समय एक बड़ा उत्सव उसको हुँ, लेकर हुँ, करती है और आदिवासी वीर नायकों हुँ, अ, की गाथाएं सुनाने का काम करती है, उनका प्रचार करती है। और मैंने एक नारा ये देखा इसमें एक होर्डिंग में लगा हुआ कि अ, रक्त हमारा एक है। एक हुँ। होर्डिंग में यह नारा अच्छा, लिखा होता रक्त हमारा एक था, है। रक्त हमारा एक हुँ, है ना? अ, उसके पहले सनातन लिखा था और उसके बाद हुँ, रक्त हमारा एक है। तो यह जो पूरा प्रयास है जिसमें जनजातीय समाज को या हुँ, आदिवासी समाज को और उसका हिंदुत्व की इस राजनीति के साथ हुँ, यानी हिंदुत्व की राजनीति इस पूरे जनजातीय समाज के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित या उसके लिए ये एक बहुत उम, एक ऐसा इलाका है जिसे उसे फ़तह करना ही है किसी भी हुँ, तरह। हुँ, 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 और उसमें ये डेलिस्टिंग का पूरा आंदोलन जिसमें हुँ, ईसाइयों को अलग करने की हुँ, बात हुँ। की जा रही है। इसका क्या इसको लेकर किस प्रकार की उथल-पुथल आदिवासी समाज के भीतर चल रही है? कैसे देखिए, अभी संघ का और बीजेपी का इनका ये अभी जो सबसे बड़ा मुहिम जो यही है कि इन्होंने जैसे बौद्धों को फ़तह किया, जैनों को फ़तह किया, अभी उनका सबसे बड़ा टारगेट है कि वो आदिवासियों को हम कैसे फ़तह करें। क्योंकि ये ही जो जीवन दर्शन है, वो काउंटर में वो उसका लड़ाई हमेशा वो चलेगा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ में। तो कैसे उस फ़ोल्ड में सबको लाएँ और नीचे एक हायरार्की के नीचे में उनको रख दिया जाए तो और कैसे पैदल सेना उनका तैयार हो और एक जो इतनी बड़ी संख्या है देश में लगभग 12 करोड़ की जो संख्या है वो कैसे इस फोल्ड में आए ताकि वो एक हिंदू राष्ट्र की जो उनकी परिकल्पना है वो बात कर सके जिसमें ब्राह्मण हमेशा आगे रहें ऊपर रहें रूल करें और चूंकि उनका राजतंत्र के की शैली में ही जीने का उनका तरीका है, तो ये जो प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक जो एक जीने वाले जो लोग हैं, उनका पूरा ध्वंस कैसे करें, वो बहुत पहले वो जो बौद्धों के साथ कर रहे थे और बाकी के लोगों के साथ जो राजतंत्र के खिलाफ और इस तरीके के ढांचे के खिलाफ अलग तरह से जीने की जो बात करते थे, उनके साथ जो कर रहे थे, वो आज के समय में उनको हर हाल में वो आदिवासियों का इस पूरे जीवन दर्शन और उस शैली का दमन करना है, तो हर तरीके की परिभाषा, हर तरीके का नैरेटिव और हर तरीके का कार्यक्रम लेके आना या आदिवासी नायकों को अभी शामिल करना, ये सब सारी चीज़ें वो चल रही हैं। तभी भी तब तो पावर समीकरण में आदिवासियों के पास अभी कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं जा पाए। उस समय था कि एटलीस्ट उन्हें उस समय देश में जब ये ब्राह्मणवाद के खिल से भी लोग बहुत प्रताड़ित थे, तो उस समय सूफी हो गया, भक्ति आंदोलन चल रहा था, बौद्ध जो जीवन दर्शन लेके आ रहे थे, वो बहुत आदिवासियत की तरह है।
तो बहुत-बहुत सारे दूसरे समाज के लोग उधर जा रहे थे। आदिवासियों के पास ऑलरेडी एक अपना जीवन दर्शन है, तो ना ये बौद्धों की तरफ गए, ना ज़्यादा जैन की तरफ गए। जब मिशनरी आए तो इन्हें लगा, ये बहुत-बहुत साल इन्होंने इंतज़ार किया कि कब ये मतलब कब ये कनेक्टेड हम महसूस हो करेंगे। जब वो उन्होंने उनकी भाषा सीखनी शुरू की, इनके पहलुओं को जब उन्होंने समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया, इनके साथ एक तालमेल बैठाना शुरू किया, तो बहुत हद तक पावर आदिवासियों के हाथ में था कि अगर हम आपका धर्म अपनाएँगे, तो लेकिन हम अपनी चीज़ें कभी छोड़ेंगे नहीं। तो मिशनरियों ने, क्रिश्चियनिटी ने वो थोड़ा वो किया। इसीलिए उस समय इनके पास ऑप्शन था कि ये हिंदू राजा और हिंदू जमींदारों के खिलाफ में जब लड़ते-लड़ते बहुत वो परेशान हो रहे थे, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी की तरफ गए, कि ये ताकत है जो इनको थोड़ा मदद कर पाए। तो जो शिक्षा मिला इनसे, तो इसको आदिवासियों को बहुत लड़ने में बहुत ताकत मिला। अभी कोई और पावर समीकरण में और कोई है नहीं जिधर आदिवासी जा सकते हैं। तो बहुत सारे आदिवासियों को लगता है कि अगर इन्हीं से हमें खतरा है, लेकिन ये हमारे बीच में आके हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, हमें कुछ गौरवान्वित भी कर रहे हैं, हमारे नाम से कोई बड़े समारोह कर रहे हैं, कोई एक आदिवासी महिला को इन्होंने राष्ट्रपति बना दिया, ये थोड़ा हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आदिवासियों के पास अभी चारा नहीं है। वो जानते हैं कि इनका इनके जीने का तरीका से हम कभी मैच नहीं होंगे। ना आदिवासी मानते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन ये पावर समीकरण में आदिवासियों के पास अभी कोई रास्ता नहीं है। तो जो क्रिश्चियन हो गए हैं, वो कभी भी ये हिंदू ढांचे में तो वो कभी भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट क्रिश्चियन होके उनके पास थोड़ा आदिवासियत तरीके से जीने का रास्ता है। हिंदू ढांचे में तो वो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो अभी हिंदू ढांचे में आने के लिए सिर्फ जो क्रिश्चियन नहीं हुए हैं, ऐसे आदिवासी हैं। तो संघ का और बीजेपी का उनके पास में जाना, काम करना, वो बहुत ग्रास रूट में बहुत स्ट्रांगली है, और उन आदिवासियों के पास में अभी कोई पावर समीकरण में और कोई किन्हीं के पास जाने का कोई रास्ता नहीं। तो वो निश्चित रूप से उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी उनके मन में बहुत एक पीड़ा है कि उनके भीतर भी लड़ाई होती है। कुछ मैं इलाकों में गई, तो वहाँ देखा कि एक पूजा स्थल में उन्होंने कहा कि सिर्फ़ आपका पंडित नहीं बैठेगा, हमारा भी पाहन बैठेगा, और हम अपना अलग से हम पैसा कलेक्ट करेंगे। जो आप दान पेटी रखते हैं, तो हम भी रखेंगे। तो इस तरीके से बार्गेनिंग कर के, लड़ के, और उनके भीतर लड़ाई भी होता है कि लेकिन बहुत सारी चीज़ें हिंदू संगठनों को उन आदिवासियों की माननी पड़ती है, क्योंकि उनको इनके साथ कोलैबोरेशन करके अभी चलना है। तो मुझे लगता है कि वो एक असहायपन से उनके साथ जाना हो रहा है, क्योंकि अभी वो पावर में हैं, और एक थोड़ा जो आदिवासी कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, और आदिवासियों को लगता है कि जब इन्हीं से हमें खतरा है, तो इनके साथ अगर खड़े रहें, इनके साथ अगर हम कोलैबोरेशन कर सकें, तो थोड़ा वो खतरा, वो संकट कम होगा। तो एक तरीके से मुझे लगता है ये असहाय असहाय वाली स्थिति ही है। गंगे। हाँ। हम लोग अभी तक जिस तरह जो बात कर रहे थे, हमने आपका परिचय कवि के रूप में दिया, जी। वो कवि के रूप में ही जानते हैं। तो भाषा की उस यात्रा की भी हम बात करना चाहेंगे जो आपने की, और जो कोई भी आदिवासी करती है या करता है भाषा की, या हुँ, जिसमें उसकी एक भाषा है, हुँ, उसका अपना घर है, और उसके बाद वह हिंदी या किसी और भाषा हुँ, की तरफ हुँ, जाता है। जैसे आप हिंदी की कवि हैं, हुँ, हुँ, आदिवासी, तो अपनी भाषा की यात्रा को आप कैसे देखती हैं, यानी हिंदी कवि बनने की इस यात्रा को? हुँ, कि आपकी एक धारी की भाषा तो हिंदी हुँ, की है, हुँ, हालांकि आप जिन इलाकों में रही हैं वो सब भोजपुरी वाले इलाके हैं, या हुँ, कुछ मगही वाले हुँ, इलाके हैं, हुँ, कुछ हुँ। हाँ, तो मुझे बहुत पहले भोजपुरी भी आती थी। मैं बचपन में संथाली भाषा में भी बात करती थी, और भोजपुरी हिंदी में भी बात करती थी। भोजपुरी ईज़ी लगता था मुझे, क्योंकि मैं उस इलाके में पली-बड़ी थी। लेकिन हाँ, तो मैं अम जो हमारा जो पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है, बहुत पहले बीरू राजा के अंडर में ये इलाका आता था। तो ये आदिवासी जो राजा के पालकी ढोने का काम या कुछ काम लोग करते थे। तो आदिवासी उनके यहाँ काम करने के बावजूद अपनी भाषा में ही
वो पूरे इलाके में लोग अपनी भाषा में ही तब बात करते थे। मेरे दादा के टाइम पे मेरे तो उन दिनों जो अम दूसरी भाषा के लोग हैं, मुझे लगता तब तो आई थिंक नागपुरी लोग बोलते थे, तो नागपुरी बहुत हिंदी से थोड़ा मैच आर्यन भाषा के भीतर में आता है। तो जो कुडुख भाषा है उसके कुछ शब्द हैं, अगर आप उनको दूसरी भाषा में उस भाषा से देखेंगे तो वो उनको गाली जैसा लगता था। बट कुडुख भाषा में वो साधारण बोलचाल की दिनचर्या की बात है। तो इन्होंने राजा से शिकायत की कि इनकी इनकी ये आपको गाली देते हैं। तो राजा ने बीरू राजा ने उस पूरे इलाके में खासकर उरांव की भाषा में उन्होंने बैन लगा दिया था बहुत साल तक। तो जो शुरुआत के कुछ पीढ़ी थे, उनको अपनी भाषाएँ छोड़नी पड़ी। तो हम बाद की पीढ़ी में लोग बहुत गिने-चुने लोग दबे मतलब दबी आवाज़ में अपनी भाषा बात जो बच्चों से बात करते थे। अदरवाइज़ वो धीरे-धीरे नागपुरी भाषा बोलने लगे। तो हम जब बड़े हुए तो हम नागपुरी भाषा में बात कर रहे थे। उसको वो आदिवासी सादरी बोलते हैं क्योंकि जो सदान है वो नागपुरी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सिमिलर जैसा कुछ चीज़ें मिला के तो लोग सादरी तो हम सादरी भाषा में हम बात करते हुए बड़े हुए। तो जब हम हिंदी पढ़ने लगे तो चूँकि ये भी आर्यन भाषा का ये में है, तो हिंदी हमको समझने में थोड़ा जल्दी वो हुआ। कुडुख से सीधे अगर हम हिंदी आते, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता क्योंकि वो टोटली बहुत वो डिफरेंट भाषा है। तो हि स्कूल में हिंदी भाषा में ही चूँकि सारा साहित्य हम हिंदी भाषा में ही पढ़ रहे थे, तो कम उम्र में जब हमने लिखना शुरू किया या एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जिस भाषा में हम सोच रहे हैं, उसी भाषा में वो लिखना शुरू होगा। तो इस तरीके से हिंदी भाषा में मैंने लिखना शुरू किया और चूँकि हिंदी साहित्य ही सबसे ज़्यादा पढ़ रहे थे हिंदी भाषा में ही। लेकिन बाद में मुझे लगा चूँकि मैं सादरी भाषा भी बोल रही थी, तो मुझे वो बहुत सारे मेटाफर थे जो मुझे मेरे इलाकों का कनेक्ट करते थे। और बाद में मैंने जो दूसरा इलाका था, ये जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ पे एकदम शुद्ध उरांव को माने कुडुख भाषा लोग बोलते हैं। तो मैं उस जगह से इस जगह की मैंने यात्रा की और इस इलाके में रहना शुरू किया, ताकि मैं अपनी मातृभाषा की वो समझ पाऊँ, कि ये हिंदी से कैसे अलग है और इसकी क्या ख़ासियत है। और एटलीस्ट मैं सुन के समझ पाऊँ कि लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो उस इलाके में रहने से मुझे एक मदद तो हुआ कि और साथ-साथ में मैं उस इलाके में रहने के साथ-साथ मैं उसका ग्रामर, उसके उसके बारे भाषा के बारे जानने की कोशिश कर रही थी। तो वो मुझे बहुत बहुत पूरा वो इस मुझे लगता है इसलिए वो पूरा आदिवासी जीवन दर्शन और भाषा ही इतना अलग है, क्योंकि हिंदी में जब हम लिखते हैं तो हमको स्त्री का एक सेट और पुरुष का एक सेट, एक व्याकरण दिखाई पड़ता है। अभी थर्ड जेंडर के लिए मालूम नहीं है क्या उसको किस ये में रखें। तो मैं जब अपनी भाषा में जा रही थी तो मैंने देखा कुछ चीज़ों को छोड़ के कुछ ही पुल्लिंग है और सारी की सारी चीज़ें स्त्रीलिंग है। तो आप सोचिए कि उनका देखने का और सोचने का तरीका कितना वो अलग होगा। तो वहाँ पहाड़ भी जिसको हम इधर पुल्लिंग कहेंगे, वहाँ पहाड़ भी, बैल भी, हर चीज़ स्त्रीलिंग पेड़ भी स्त्रीलिंग है। तो और स्त्री शक्ति का और हर चीज़ में स्त्री शक्ति के होने का इतना वो है और स्त्रियाँ हैं अगर पुरुष से वो बात भी कर रही हैं तो वो स्त्रियाँ ही हैं जो स्त्री-पुरुष दोनों की तरह बात कर सकती हैं। तो मुझे ये वो लगा कि एक भाषा के साथ जब हमारा रिश्ता ख़त्म होता है, तो कैसे हमारा सोचने का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है या देखने का तरीका भी। तो वहाँ जब हम पुरुषों को भी देखेंगे तो हमें इस तरीके का डरने का भाव नहीं आएगा क्योंकि हमें लगता है दुनिया पूरा स्त्री है, तो पुरुष में भी वो शर्मिलापन और वो सारी चीज़ें देखने से वो लगता है बहुत प्रकृति के स्त्री-पुरुष दोनों निकट हैं। तो वो दुनिया को देखना बहुत अलग होता है और जब हम हायरार्की वाले दुनिया पितृसत्ताक दुनिया में आते हैं,
तो हम देखते हैं कि यहाँ आदमी को देखने से इत कितने समय तक एज़ ए वुमन मुझे लगता है चूँकि मैं बचपना मेरा बिहार में बीता, आदमियों पे भरोसा करना और आदमियों को देख के डरना, वो इतना डर था मेरे भीतर, उस वो डर आई थिंक आदिवासी इलाका आते-आते ही हील हुआ, खत्म हुआ। तो मुझे लगता है कि हाँ, हालाँकि हम हिंदी में लिखते हैं और हिंदी भाषा चूँकि अब देश में हर आदिवासी समुदाय एटलीस्ट समझता है, तो हम अपनी बात बड़े पैमाने पे व्यापक तरीके से हम कर सकते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि आदिवासी भाषाओं की जो खूबसूरती और ख़ासियत है और वो जो पर्सपेक्टिव और भाव बचा के रखता है, वो तो मुझे बहुत अद्भुत ही लगता है। तो मैंने ये क्या किया कि हिंदी भाषा लेखन के लिए मैं इस्तेमाल करूँ, लेकिन ये सारा पर्सपेक्टिव और दर्शन और ये भाव मैं उन भाषाओं से और उन इलाकों से लेकर आऊँ। तो इसीलिए हिंदी भाषा लिखने में प्रयोग होता है, लेकिन वो उस पितृसत्तात्मक समाज और उसके धारा को नहीं प्रेज़ेंट करता है। इसीलिए तो मैंने भाषाओं को इस तरह से इसलिए मैं उस इलाके में जाके समझना, रहना, जीना और भाषाओं का अध्ययन भी अपनी भाषाओं का भी शुरू किया, ताकि उसका भाव और उसके मेटाफ़र उसकी चीज़ें मैं इस भले हिंदी में लिखूँ, लेकिन वो चीज़ लेके आऊँ, ताकि किसी भी इलाके के आदिवासी जब पढ़ें, तो उन्हें महसूस हो कि ये हमारी कविता है। और मुझे लगता है ये बात बहुत हद तक हो पाया क्योंकि आज दुनिया के बाकी इंडिजिनस इलाकों में भी जब लोग पढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हमारी भाषा है। ये हमारा हमारा भाव है, ये हमारा दर्शन है। हुँ। तो अगर इसको इस तरह से समझा जाए कि हालाँकि आप हिंदी में लिखते हैं, लेकिन वो हिंदी एक बहुभाषिकता वाली हिंदी है, हुँ। जिसमें कुड़ुप भी है, संथाली भी हाँ, है हाँ। और अ, आप उसको सादरी सादरी यानी के भी ये शब्द भी है, उसमें तो हैं। उस हाँ, तो उसका उस हिंदी का स्वभाव वह नहीं है, वो नहीं है। जो हाँ, हाँ, वो पटना नहीं। वाले पटनावल हाँ, वालों हाँ। का हिंदी का स्वभाव है, बनारस वालों के हिंदी का स्वभाव है, या तो वह एक अलग किस्म की हिंदी है, जो हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें जसिंता केरकेट्टा लिखती हैं। और इस वक़्त जो संघर्ष होता है, विशेषकर जब हम स्कूली शिक्षा को देखते हैं और उसके आगे की शिक्षा को देखते हैं और ये पाते हैं कि अंततः यह भाषाएँ जिनको आप आदिवासी भाषाएँ कहेंगी, हुँ, ये भाषाएँ सिर्फ़ संवेदना को बचा के रखने वाली भाषा हो जाती है। उसके आगे आप हिंदी में जाना है, अंग्रेज़ी में जाना है, हुँ, तो यह द्वंद्व आपके पास आप में भी आया होगा और ये द्वंद्व आम तौर पर भी है। हुँ, और यह खुद स्कूली शिक्षा को कितना प्रभावित करता है, यानी जब एक आदिवासी बच्ची स्कूल में आती है हुँ, अ, और उसका पहला सामना हिंदी किताब से होता है, हुँ, तो स्कूल उसके लिए फिर क्या होता है? हुँ, मेरी परसों या तरसों बात हो रही थी एक अध्यापक से जो बिहार के हैं, जहानाबाद, और उन्होंने बताया कि वो अविभाजित बिहार में थे, तो उनकी जो बहाली हुई वो आदिवासी इलाके में हुई थी और इसको लेकर वो बहुत अफ़सोस ज़ाहिर कर रहे थे कि उन्होंने जो वो 11 साल गुज़ारे वहाँ, हुँ, ईमानदारी से नहीं गुज़ारे। हुँ, 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 उन्होंने कहा मुझे मन नहीं लगता था, वो अकेले का अध्यापक थे, बाद में एक शिक्षण मित्र आए। हुँ, मुझे लोगों ने मुझे बहुत मान दिया, प्यार दिया, लेकिन मेरे मन में एक अपराध बोझ जैसा है कि हुँ, मैं लगाव नहीं बिठा पाया। तो ये जो स्कूली शिक्षा है, जो लोगों को आधुनिक बनाती है, नागरिक बनाती है, हुँ, यह आदिवासी जीवन में किस प्रकार की भूमिका निभा रही है? हुँ, हुँ। तो स्कूली शिक्षा खासकर तो चूँकि जब आदिवासी मुझे लगता है स्कूली शिक्षा जो भारत का जो ढाँचा है, स्कूली शिक्षा है, वो आदिवासियों को अपनी आदिवासियत से तो बहुत काटती है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कभी भी नहीं जाना कि अपने आदिवासियों का कोई इतिहास हमने कभी भी नहीं देखा। एक बहुत थोड़ा अगर एक ज़िक्र बस बिरसा मुंडा का थोड़ा कहीं पे आता था, तो
उसके बारे में भी कोई डिटेल मालूम नहीं है, तो वो भी इसलिए कि अंग्रेज़ों से लड़े। हाँ, हाँ। तो मुझे लगा कि बाद में जब ये एमए तक की पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि इस शिक्षा से हम अपने आप को नहीं जान पाएँगे। तो मैंने पढ़ाई छोड़ कर के और 2-3 साल पत्रकारिता के भी अखबार में नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी भी छोड़ के मैंने वो यात्राएँ करने शुरू किया और उन भाषाओं के इलाकों में रहना भी शुरू किया और और साथ-साथ में स्व अध्ययन भी शुरू किया। तो मेरी जो भी आज तक समझ बन पाई वो स्व अध्ययन से ही बनी है, वो स्कूली और कॉलेज इसकी शिक्षा से भी नहीं बनी है। तो ये यहाँ का जो शिक्षा का ढाँचा है वो बस यही आपको तैयार करता है कि किस तरीके से आप किसी के लिए किसी के लिए आप काम कैसे करेंगे। इस ढाँचे में आप थोड़ा किसी के अंडर में आप काम कैसे करेंगे, लेकिन आपको बहुत आत्मविश्वास नहीं देता है। आप किसी के लिए कैसे गुलाम नौकर कैसे बनेंगे थोड़ा, उसी का बस वो देता है। ना सिस्टम की समझ आपको देता है, ना अपने आप की समझ देता है। तो वो जो आत्मविश्वास बिना पढ़े-लिखे आदिवासियों में ज़्यादा है, ज़मीन को लेके चाहे जंगल को लेके या एक विज़डम है, वो पढ़े-लिखे आदिवासियों में मुझे लगता है बहुत घाल-मेल है। ऐसे आदिवासी जिन्होंने अपना अध्ययन और मेहनत से अपने आप को एक्टिविस्ट के रूप में तैयार किया है, उ उनका समझ और बोली अलग है, लेकिन बहुत पढ़े-लिखे लोगों में ज़्यादा द्वंद है, क्योंकि फिर वो सत्ता की भाषा और जो बाहर से परिभाषा आ रहा है, उसी के बारे बात करते हैं और अपनी आदिवासियत या अपने इलाकों के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं। जब वो बड़े शहरों में चले जाते हैं या विदेश चले जाते हैं या ऊँची नौकरियों में जाते हैं और जब वो थोड़ा भेदभाव झेलते हैं, तब उन्हें लगता है अच्छा हम आदिवासी हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जैसे दलितों के साथ होता है। उसके पहले तक उनको भान भी नहीं रहता है कि हमारा एक आदिवासी पर्सपेक्टिव है हम तो ज़्यादातर जो पढ़े-लिखे आदिवासी हैं, उनका जो नज़रिया रहता है कि हम बस सर्वाइव कैसे करें, हम नौकरी कैसे कर पालें और इस मुख्य धारा में हम कैसे इनके साथ एडजस्ट करके हम सर्वाइव कैसे करें। तो मैं ये भी मानती हूँ कि क्रिश्चियनिटी ने जो एजुकेशन देना शुरू किया, उसका पहला ये था कि इसको मुख्य धारा में कैसे ये आएँ। ये जंगल से थोड़ा बाहर कैसे निकले और नौकरियों में कैसे जाएँ। तो उन्होंने बहुत शुरुआत में हिंदी के साथ-साथ इसलिए अंग्रेजी भाषा में लोगों को स्कूल भी खोलना शुरू किया, ताकि ये इस देश की मुख्य धारा से कैसे जुड़ें। और उनकी भी स्टार्टिंग में आदिवासी क्यों अलग हैं, ऐसा करके उनको मिशनरियों को इतना अनुभव नहीं था। जब कुछ-कुछ मिशनरी जो आदिवासी बेल्ट में लंबे समय तक रह गए, तो उन्होंने एक ये भी भारत का दूसरा रूप भी देखा था, आदिवासियों का भी देखा। तब उन्हें पता चला कि क्यों इनके ज़मीनों का और इसके इलाकों का इनका और इनके स्वशासन व्यवस्था का रक्षा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये देश में ये मुख्य धारा से इतने अलग लोग हैं। इसलिए जितने भी जो नियम बनाए गए, जो भी ये कानून बनाए गए, वो तो उन्हीं के समय में वो शुरुआत किए गए थे। तो लेकिन शिक्षा उनका भी ढाँचा वही रहा कि मुख्य धारा से कैसे जुड़ें। तो हम देखते हैं कि जितने भी पहले दूसरे पीढ़ी के जो आदिवासी थे, जो पढ़ लिख के नौकरियों में गए, उनको बहुत कम आदिवासियत का या आदिवासी पर्सपेक्टिव का वो था। वो अपने को हम मुख्य धारा में कैसे सेट करें और आदिवासीपन से कैसे हम थोड़ा छुटकारा पाएँ, उसकी वही जद्दोजहद थी। इसीलिए मैं बहुत बड़े-बड़े अफ़सरों के बच्चे भी जो बाद की पीढ़ियों को देखती हूँ, उन्होंने अपने पहली दूसरी पीढ़ी के लोग जो संपन्न हुए, उन्होंने अपने बच्चों को भी ना आदिवासियत के बारे को सिखाया, ना ही उनको अपने इलाकों का भी एक्सपोज़र शायद नहीं मिला। तो ना वो अभी वो ऐसे हैं, ना इधर के हैं, ना उधर के हैं। ना वो अपनी जड़ ज़मीन से जुड़े हैं, ना अपना इतिहास जानते हैं और और ना वो ठीक से ना मुख्य धारा के हो पाए। तो मैं बहुत-बहुत कमिश्नर लेवल के अधिकारियों के बच्चों को भी देखती हूँ कि वो बाद में दिहाड़ी मज़दूर बने। हाँ, तो मतलब दूसरी-तीसरी पीढ़ियाँ नीचे ऊपर जाने के बजाय आदिवासियत से भी कटे, ना मुख्य धारा के ठीक से रहे। इतने बड़े अधिकारियों के बच्चों को भी मैंने
रेजा कुली का काम करते देखा या बेरोजगार होके बस अपना पिताजी का पैसा पे खा रहे हैं या बैठे हुए हैं या इतना बर्बाद होते मैंने देखा। मुझे ये लगता है कि वो बहुत हरास हुआ क्योंकि ना इनको मुख्यधारा के ठीक से हो पाए, ना पैसा सँभालने ठीक से आया और ना वो अपनी 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 आदिवासियत से वो जुड़े रह पाए, ना उसकी समझ बनी, वो विज़डम भी वो खो दिए। तो इस शिक्षा के बाद मुझे लगता है और मिडिल क्लास में भी ऐसे क्रीमी लेयर बन के रहे कि उनको वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं, अपर कास्ट वाला ही उनका बिहेवियर रहता है। तो मुझे लगता है ऐसे शिक्षा ने तो आदिवासियों को और जिस तरीके से चेतना जगाना था, उनको दूसरे एंगल से कहें तो डैमेज भी किया किया है। आप अपनी कुछ कविताएँ सुनाएँ। जी। शहर की भाषा। माँ-बाबा जंगल से जब शहर आए, उनके पास अपनी आदिवासी भाषा थी। जीभ से ज़्यादा जो आँख की कोर में रहती थी, पानी की तरह। कोई भी पढ़ सकता था उनका चेहरा। पर इस शहर ने शहर की भाषा नहीं जानने पर जंगली कहा, उनका मज़ाक उड़ाया, उन्हें नीचा दिखाया। एक दिन हम बड़े हुए, माँ-बाबा ने गाँव की भाषा छिपा ली और शहर में ज़िंदा रहने के लिए हमें सिर्फ शहर की भाषा दी। पर इस शहर ने फिर अपनी मातृभाषा नहीं जानने पर हमारा मज़ाक उड़ाया, हमें नीचा दिखाया। एक दिन हमने जाना, दरअसल बात यह नहीं है कि हम क्या जानते और क्या नहीं जानते हैं। असल बात यह है कि इस शहर को एक ही भाषा आती है, अपने से भिन्न हर मनुष्य को हमेशा नीचा दिखाने की भाषा। आज हम दुनिया की तमाम भाषाओं में कहना चाहते हैं अपनी बात, पर संदेह है कि यह शहर समझता है अपने से भिन्न किसी भी भाषा की बात। दूसरी एक कविता है मारे जाने के लिए। हथियारबंद पुलिस को जंगल में देख गांव के निहत्थे लोग भागने लगे। पुलिस ने कहा रुको, पर वे नहीं रुके। वे शहर की भाषा नहीं समझते थे। पुलिस ने झुंझलाकर गोली चला दी और कुछ लोग मारे गए। पुलिस जंगल की भाषा नहीं समझती, आदिवासी पुलिस की भाषा नहीं समझते। उस दिन बच गए गांव के लोगों ने सोचा, वे अपने बच्चों को शहर की भाषा सिखाएंगे ताकि वे मारे जाने से बच जाएं। जंगल में फिर हथियारबंद पुलिस आई। उनकी भाषा समझने वाले लोगों ने उन्हें देखकर पहले सवाल किया, पर इस तरह सवाल करने पर वे बंदूक की बट से फिर मारे गए। कुछ ने उनके सवालों का जवाब दिया, पर वे उनके मनमाफिक जवाब नहीं दे सके। वे नहीं जानते कि किस आरोप में वे जेल गए। कोई भी भाषा जंगल के आदमी को किसी भी अत्याचार से क्यों बचा नहीं पाती? वे दिन रात यही सोचते हैं। पर आज वे समझते हैं, दरअसल शहर की भाषा जानना या नहीं जानना जंगल में बचे रहने की शर्त नहीं है। जंगल में लोगों के मारे जाने के लिए जंगल में उनका होना भर काफी है। जैसे दुनिया के किसी भी कोने में किस्तों में मारे जाने के लिए एक आदिवासी का आदिवासी होना भर काफी है, जैसे अमेरिका में बच गए विस्थापित नेटिव अमेरिकन के मारे जाने या आजीवन जेल में होने के लिए उनका नेटिव होना भर काफी है, जैसे काले लोगों के मारे जाने के लिए उनका काला होना भर काफी है। क्यों अंगूठा भर छोड़ दिया? क्या करेंगे हमारे बच्चे शिक्षा में मिले आरक्षण का, जब जंगल में आज भी स्कूल गिरा गिरा दिया जाता है, गांव जला दिया जाता है और तोड़ दी जाती है उसकी अंगुलियां जो इस पर सवाल उठाता है। बराबरी का हक न मिल सके इसलिए इतिहास ने एकलव्य का अंगूठा छीना था, पर अब जंगल के आदमी के हाथ में
एक अंगूठा भर छोड़ दिया जाता है, जो हर सफेद कागज पर जबरन ठप्पा लगवाने के काम आता है। और इस संग्रह से प्रेम में पेड़ हो। पेड़ों न पड़ो। जी। जब पेड़ हो जाता है, प्रेम में होकर भी तुम क्यों प्रेमी की तरह नहीं लगते? वह कहता है, प्रेम में कोई पेड़ हो जाए, फिर उसका प्रेमी भर होना बहुत छोटा होना है। तुम छोटी चिड़िया सी लगती हो, रोज कहीं न कहीं उड़ जाती हो। मैं पेड़ की तरह यहीं खड़ा रह जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लौटने का इंतजार करता हुआ। तुम लौट कर आती हो, बहुत चहचहाती हो, और मैं चुपचाप सुनता हूँ। पर एक दिन चिड़िया नहीं लौटी, कहीं मर गई, तब फिर मैं भी धीरे धीरे मर जाऊंगा। पुरखों की आत्माओं के बीच होगी वह जहां कहीं, वहीं उससे मिल जाऊंगा। उन सारे लोगों के बारे क्या कहोगे जो अपने हिस्से का प्रेम करते हैं मुझसे? वे सब जो अपने हिस्से का प्रेम वे सब जो अपने हिस्से का प्रेम करते हैं तुमसे, उनका भी कृतज्ञ हूं मैं। आसान नहीं होता प्रेम करना, धरती उनके ही प्रेम से बची हुई है। बहुत देर उसे देखती हूँ, सोचती हूँ, आदिवासी दुनिया में कैसे प्रेम भी पेड़ हो जाता है। मैं इसमें से और एक पढ़ूँ? जी। प्रेम में दो हो जाना। प्रेम में आदमी क्यों एक हो जाना चाहता है? अपनी भिन्नता के साथ क्यों दो नहीं रह पाता है? इस एक की चाहत में वह प्रेम को हथियार में बदलता है और जीवन भर अपने साथी पर हमला करता है। प्रेम कहाँ उसकी ताकत बन पाता है। इधर देश के प्रेम में कुछ लोग सबको एक कर देना चाहते हैं। जो एक ना हो पाए वे मारे जाते हैं। प्रेम के नाम पर सबको एक करने की चाहत में वे मनुष्य भी नहीं रह पाते हैं। हम प्रेम में हमेशा दो बने रहे, धीरे धीरे जाना और हर बार एक दूसरे को अद्भुत पाया। एक दूसरे की ताकत को सराहा, कमियों को रास्ता दिखाया। हमारे रास्ते अलग रहे पर हम साथ चले। कभी कभी लगता है वह मुझसे ज्यादा जानता है। मैं खुद को ठीक से जानने के लिए उस तक जाती हूँ और वह खुद को जानने के लिए मुझ तक आता है। बहुत ही अच्छा। और मैं चाहूँगा कि इस संग्रह से जड़ों की ज़मीन से मैंने जो कविता सुनी। चुनिए आपको नहीं। घास और फूलों के लिए। एक ऐसे शहर की तलाश में भटकना चाहती हूँ मैं पृथ्वी पर, जिसने घास और फूलों को बचाने के लिए झोंक दी हो अपनी पूरी ताकत। लड़ाई लड़ी हो कोई घासों के लिए, प्राण गंवाए हो कभी फूलों के लिए। जिसने जतन से बढ़ाया हो कोई पेड़, लोरी गाकर सुलाया हो चिड़ियों को। नदी को दे दिए हो सारे दरवाजे और हवाओं के लिए खोल दी हो बंद खिड़कियां। जिसने फतिंगों के सामूहिक नृत्य के लिए जलाए हो रात भर दिए और जुगनुओं को दे दिया हो सारा गाढ़ा अंधेरा। हाँ, एक ऐसे शहर की तलाश में भटकना चाहती हूँ मैं पृथ्वी पर, जिसने घास और फूलों को बचाने के लिए झोंक दी हो अपनी पूरी ताकत। जी। और हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, अंबोर जी। में उस समय मैंने जो कविता भी से आप पढ़े। ठीक है। डुम्बारी की आवाज। सोचता हूँ आखिर क्यों भोगनाडीह के घेरे की सलाखों को थामे फिर से निकल आने को सीधो कान्हू का एक हूल छटपटाता है। और डोंबारी बुरु पर बार बार वीर विरसा मुंडा का एक उलगुलान फिसल जाता है। मैं धरती से मांगने लगता हूँ थोड़ा सा खुरदुरापन और मुंह ताकता हूँ किसी चट्टान की रगड़ का। चाहता हूँ एक मुट्ठी जिसमें थोड़ा अंगार हो। एक जीवित आग की लकीर गोदना चाहता हूँ माथे पर आज, और सोख लेना चाहता हूँ आंसू जिसकी बाढ़ में उपलता हो बेबस समाज। मैं चुनना चाहता हूँ वह बिखराव
जहाँ अकेला पड़ जाता है हर दाँव, जिसकी कीलों से उखड़ गए कई योद्धाओं के पाँव। मैं माँगता हूँ एक नया आगाज़, जब जब वीर बिरसा मुंडा खोले समाधि पर अपनी स्मृति की दराज, वो पाए हुल को सुनते हुए डुम्बारी की आवाज़। बहुत शुक्रिया। जी। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपको। धन्यवाद। फिर से ने ये बातचीत सुनी। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे। आप चाहेंगे कि आप कर्ली कॉफ़ी को सब्सक्राइब करें और उसके अगले कार्यक्रम भी देखें, अगली बातचीत भी देखें और अपनी राय दें। जसिंता, फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको और जोहार।